नमस्कार दोस्तों। और आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। सुरक्षा युक्ति में जैसे अपन पढ़ते हैं परिपथ, और परिपथ के अंदर सुरक्षा युक्तियां लगती है। जैसे फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गए, जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। रिले, तो जितनी भी इलेक्ट्रीशियन के अंदर पूरे के पूरे जो सुरक्षा युक्ति होती है वो सुरक्षा युक्ति इसी चैप्टर के अंदर आएगी। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा हम कहेंगे सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति के अंदर पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा एमसीबी। एमसीबी क्या है? आपने बहुत अच्छे से नाम सुना है, खूब अच्छे से नाम सुना है, एमसीबी। एमसीबी यानी मेन बोर्ड होता है। मेन बोर्ड के अंदर एमसीबी एक छोटी सी युक्ति लगी होती है और उसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करनी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटा उपकरण, ठीक है। सर्किट का मतलब परिपथ और ब्रेकर का मतलब होता है वियोजक। तो इसको हम कहेंगे लघु रूप, यानी मिनिएचर का मतलब क्या है? लघु रूप परिपथ वियोजक। दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं फास्ट रिवीजन यानी क्रैश कोर्स, तो इसके अंदर थोड़ा सा फास्टली आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से आपको एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम कहेंगे, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमसीबी क्या है, तो हम कहेंगे एमसीबी एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति होगी। यहाँ पे एमसीबी एक सुरक्षा युक्ति होती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जो एमसीबी है वो परिपथ में आप कहां पे लगाओगे, तो हम कहेंगे फेज तार के श्रेणी क्रम में। कहां पे लगाएंगे? फेज तार के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है? एमसीबी हो, चाहे वो फ्यूज हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो एमिटर हो, फेज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीबी की रेटिंग कह दे चाहे वो क्षमता कह दे, क्योंकि रेटिंग को ही हिंदी में वो लोग क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। और वो किस में आती है? एम्पियर। एम्पियर ऑप्शन नहीं आएगा तो बोलो क्या आएगा? धारा। तो एमसीबी की रेटिंग किस में मापी जाती है? एम्पियर में। कितनी होती है? एक तो होता है किस में मापी जाती है, तो एम्पियर में मापी जाती है। एम्पियर नहीं है तो धारा के अंदर मापी जाती है। फिर पूछा जाता है एम्पियर की रेटिंग होती कितनी है, तो सीधा सीधा सा जवाब देंगे कि भैया 0.5 एम्पियर से लेके 63, आपके जो डाटा आएगा उसमें 60 आएगा, तो 63 आएगा या फिर 60 आएगा, कोई सा भी एक आ जाए ठोक देना कि 0.5 एम्पियर से लेकर के 63 एम्पियर तक आएगा। कई जगह ये 5 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर तक भी आता है, तो ये भी सही है, क्योंकि कई बार वो पॉइंट वाला नहीं देता और सीधा 5 से 60 एम्पियर देता है, तो वो भी ठीक है। यह अपनी क्षमता से अधिक अधिक धारा होने पर परिपथ की क्या करती है? भाई मैं कहूंगा 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक है, और सपोज कीजिए मैं 15 एम्पियर की एक एमसीबी लेके आता हूँ, तो भाई 15 एम्पियर तक तो धारा को गुजारेगी आसानी से। और 15 एम्पियर से अगर ज्यादा हो जाती है तब ये क्या करेगी? परिपथ को तोड़ देती है, परिपथ को खोल देती है। और यही इसका मेन कार्य होता है। इसका पहला कार्य क्या होगा? अपनी क्षमता से अधिक धारा को रोकना, और दूसरा कार्य होता है फिर परिपथ को तोड़ना। ध्यान रखना यहाँ पे जो हमारी एमसीबी होती है वो ओवरलोड, ओवरलोड को क्या कहेंगे हिंदी में? अतिभार। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट, यानी बोले तो लघु परिपथ दोष से क्या करेगी? यानी एमसीबी कितने दोष से सुरक्षा करेगी? एक तो ओवरलोड और दूसरा लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट आपको समझना है कि एमसीबी जो है वो किस सिद्धांत पर काम करेगी, तो हम कहेंगे एक हमारे पास में कौन सा है? ऊष्मीय, और दूसरा कौन सा होगा? चुंबकीय। तो दोनों सिद्धांत पर क्या करती है ये? कार्य करती है। एमसीबी के अंदर मेरे दोस्तों दो युक्ति होगी मैन। एक तो होती है द्विधात्विक और एक होती है चुंबकीय क्वाइल। तो चुंबकीय क्वाइल तो चुंबकीय सिद्धांत पर काम करेगी, और द्विधात्विक युक्ति बोलो किस पे काम करेगी? अब ऊष्मीय सिद्धांत यानी दो लोड है और दो सिद्धांत है, तो सॉरी दोष,
एक दोष पे तो ऊष्मा काम करेगा और दूसरे दोष पे चुंबक काम करेगा। तो ओवरलोड पूछे तो ओवरलोड तो बोलो किसके लिए आएगा, और आपसे शॉर्ट सर्किट पूछे तो बोलो कौन आएगा। ओवरलोड कौन सी युक्ति के द्वारा फॉल्ट होगा, तो हम कहेंगे द्विधात्विक पत्ती के द्वारा। और शॉर्ट सर्किट किसके द्वारा होगा, चुंबकीय कॉइल के द्वारा होता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना, कौन कौन से दोष से सुरक्षा करेगी, चाहे ओवरलोड हो चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो। दूसरा, कौन से सिद्धांत पर काम करेगी, तो ऊष्मीय व चुंबकीय दोनों सिद्धांत पर हमारी एमसीबी कार्य करती है। एमसीबी को भाई साहब बोर्ड में लगाएंगे, तो बोर्ड में लगाने के लिए एक पत्ती सी होती है, उस पत्ती के ऊपर फिट किया जाता है। इसमें कोई स्क्रू नहीं लगाया जाता, कोई पेच नहीं लगाया जाता, कोई नट बोल्ट नहीं लगाया जाता है। उसमें एक पत्ती सी होती है, उस पत्ती सी के ऊपर हुक के द्वारा लगाया जाता है। और वो पत्ती को बोलो हम क्या नाम देंगे, डिन रेल कहते हैं। तो ध्यान रखना, डिन रेल या फिर हम कहते हैं इसको टैप हेड, टैप हेड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डिन रेल या टेप हेड द्वारा क्या होती है, यहाँ पे एमसीबी लगी होती है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड में एमसीबी, जो मेन बोर्ड होता है उसमें एमसीबी किसके द्वारा लगी होती है, तो सीधा नाम क्या बोलेंगे हम, डिन रेल। क्या कहेंगे, डिन रेल के द्वारा लगी होती है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि दोस्तों आपकी एमसीबी होती है, उसको मरम्मत की आवश्यकता होती है। मरम्मत का मतलब यह नहीं है कि मसाज कर दी, मरम्मत का मतलब होता है यहाँ पे उसकी रिपेयरिंग कर दी, खोल खाल के सही किया जाता। तो भाई साहब ऐसा जुगाड़ नहीं है, खराब हुई तो फेंक दो निकाल के, बस सीधा सा। तो यहाँ पे खराब होने के बाद दोबारा नई लगती है, अर्थात इसमें खुलती ही नहीं है, पेच होते ही नहीं है, इसमें सीधे के सीधे रिविट होती है जो तोड़ी जाती है बस सीधी। तो इसकी कोई मरम्मत नहीं होती। इसका आकार बिल्कुल छोटा होता है और कीमत बिल्कुल क्या होती है, कीमत सस्ती का मतलब ये नहीं है 1-2 रुपए में आ जाएगी, यानी 40-50 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। बाकी मर्जी आपकी है कि ब्रांडेड लेते हो, कौन सी लेते हो, कौन सी नहीं लेते हो। एमसीबी या फ्यूज पर जो अंकित धारा होती है, एमसीबी लेके आए उस पर लिखा हुआ है कि 10 एम्पियर 15 एम्पियर जो भी है, तो उस पर जो अंकित धारा होती है उसको सांकेतिक धारा कहते हैं। क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, एमसीबी किस दोष से सुरक्षा करेगी, ओवरलोड और किस सिद्धांत पर काम करेगी, चुंबकीय और ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करेगी। कौन से क्रम में लगाई जाती है, उसकी रेटिंग किस में मापी जाती है, कितनी होती है, किसके द्वारा लगी होती है एमसीबी, डिन रेल के द्वारा लगी होती है। क्या एमसीबी एक प्रकार का मैन स्विच है, जी हाँ, ये एक प्रकार का मैन स्विच है जो पूरे कमरे की या हॉल की सप्लाई को ऑन ऑफ, क्या एक प्रकार का ये वन वे स्विच है, जी हाँ, ये एक वन वे स्विच की तरह काम करेगा। क्या एक सुरक्षा युक्ति है, तो ये बेजे में फिट कर लेना कि यह एक सुरक्षा युक्ति है। दूसरा, यहाँ पे सीधा सीधा सा कहेंगे कि यह एक प्रकार का वन वे स्विच होता है, उसके साथ साथ सुरक्षा युक्ति भी है या होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि भैया इसके अंदर एक क्या होती है, द्विधात्विक यानी कि बाई मेटालिक क्या होती है, युक्ति लगी होती है, जो ओवरलोड पर क्या काम करेगी, ओवरलोड पर कार्य करती है। किसकी बनी होती है, तो हम सीधा कहेंगे एक कांस्टेंट धातु होती है और एक तांबा धातु होती है। इसमें चुंबकीय कॉइल किस पर काम करेगी, शॉर्ट सर्किट पर। जब चुंबकीय कॉइल शॉर्ट सर्किट पर काम करता है तो बोलो सिद्धांत कौन सा होगा, क्योंकि नाम क्या है, चुंबकीय। द्विधात्विक पर ओवरलोड पे काम होता है तो बोलो कौन सा सिद्धांत होगा, ऊष्मीय सिद्धांत। बस ऐसे याद रखना। और क्या एमसीबी में स्पार्किंग होती है, जी हाँ, उस स्पार्किंग को किसके द्वारा रोका जाता है, आर्क चैट के द्वारा इसको रोक लिया जाता है। अब भाई साहब एमसीबी की ऐसे नोब पकड़ के आप ऊपर नीचे करते हो तो जो खटका सा होता है ना, उसको नोब कहते हैं। वो नोब अलग अलग रंग का होता है। तो आपके पास में अगर काला रंग हो तो वो किसके लिए काम करेगा, लाल रंग हो तो किसके लिए, और नीला रंग हो तो, और हरा रंग हो तो। भाई साहब गुरुजी ये तो देखा नहीं,
और इनको हमने छोड़ा नहीं, इनको देखा नहीं, इनको छोड़ा नहीं। सभी के घरों में लाल और काली तो देखने को मिल जाएगी। वहां पे काली काली रंग की एमसीबी मिलती है, उसके पास में एक थोड़ी सी बड़ी लाल रंग की मिलती है। लाल रंग की तो बोलो क्या है, और जो काले रंग की होती है ना, वो डीसी परिपथ के लिए कार्य करती है। एमसीबी तो भैया हमारी एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। एमसीबी एसी व डीसी दोनों पे क्या करेगी, कार्य करेगी, बराबर तरीके से काम करेगी साहब यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काले रंग की होगी, डीसी पूछे तो काले रंग की, एसी पूछे तो नीला। आइसोलेटर है लाल तो, डीसी पूछे तो काला और एसी बोले तो नीला। और लाइटिंग परिपथ होती है, जैसे रोड लाइट है, डीजे ये डेकोरेशन करते हैं, तो वहां पर कौन सी लगाएंगे हम, हरे रंग की एमसीबी लगाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे ये प्रकार आपको वेरी मोस्ट याद रखना है। ये बी जाए भाड़ में, लेकिन एल तो आपको अच्छे से याद रखना है। ये याद रख लेना, बत्ती लाल बाबूलाल, आराम से याद हो जाएगा, बाबूलाल या बत्ती लाल कैसे भी प्रकार की एमसीबी है। और ये जो एमसीबी है, यह एमसीबी अपने ओवरलोड का 3 से 5 गुना होने पर क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन सीधा यहां से पूछेगा कि जो आपकी बी या फिर एल श्रेणी की जो एमसीबी है, उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे। तो हम कहेंगे जितने भी आपके ऊष्मीय उपकरण होते हैं, जैसे गीजर है, ओवन है, हीटर है, तड़ित चालक है, प्रतिरोधी परिपथ होते हैं, इन सभी के अंदर दोस्तों हमारी एल श्रेणी की एमसीबी हम प्रयोग करते हैं। गई बार 2022 के अंदर जो एग्जाम लगी थी टेक्निकल हेल्पर की, उसमें भी बहुत अच्छे से प्यार से क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन ये दिया प्रश्न बना के कि निम्न में से गीजर गीजर की सुरक्षा के लिए कौन सी श्रेणी की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो गीजर ऊष्मा देगा कि नहीं देगा, और ऊष्मा देगा तो बोलो कौन सी श्रेणी मिलेगी। तो बत्ती लाल याद रखो सीधा। तो यहाँ पे या तो बी श्रेणी देखने को मिलेगा या फिर एल श्रेणी, तो दोनों में से कोई एक मिलेगा। वहां एल श्रेणी दिया हुआ था तो ठोक देना एल श्रेणी। तो अब जैसे सपोज करो, उस समय तो गीजर दे दिया, और अब की बार हीटर दे दे, ओवन दे दे, तड़ित चालक दे दे, कोई प्रतिरोधी परिपथ दे दे, तो भैया हम कौन सा ठोकेंगे, एल श्रेणी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। यहाँ पे सी और जी, चाची और जीजी। तो यहाँ पे चाची और जीजी है, तो यहाँ श्रेणी में कौन सा, आपको वही चीज याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। यानी इसका उपयोग भाई साहब हम घरों में करेंगे। ठीक है, घर में क्या आती है रे, एसी आती है, और एसी ही तो प्रेरण मोटर है, एसी ही तो प्रेरण मोटर है, और प्रेरण मोटर से ही तो हम व्यवसाय लोड करते हैं। एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है, अगर ध्यान से हम समझ रहे हैं तो। प्रेरणिक परिपथ कह दो, प्रेरणिक मोटर कह दो, चाहे प्रेरणिक परिपथ कह दो, क्योंकि प्रेरणिक शब्द आते ही वो कौन अपने आप में एसी है। यहाँ पे बोलो कौन सा लैंप आएगा, लोकोमोटिव विभाग कह दो, मशीन टूल्स कह दो, आदि के अंदर बोलो कौन सी श्रेणी हम प्रयोग करेंगे, जी श्रेणी या फिर सी श्रेणी। यानी चाची और जी जी याद रखो सीधा सीधा सा। तो इसका उपयोग घरों में करेंगे, एसी परिपथ में भी करेंगे, क्योंकि एसी ही हमारा घर है। प्रेरण मोटर, व्यवसायिक लोड, प्रेरणिक परिपथ, हैलोजन, लोकोमोटिव, मशीन टूल्स आदि के अंदर सीधा सीधा सा हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। फिर आता है आपका डी श्रेणी। डी श्रेणी जो है ये डेंजर है। डी श्रेणी डेंजर है, डेंजर का मतलब बड़ी मशीन, बड़ी मशीन। तो हम सीधा सीधा कहते हैं, देखो भाई साहब यहां उपयोग की ओर चलते हैं, तो बोलो किस में करेंगे, एक्सरे मशीन। बोलो किस में करेंगे, वेल्डिंग मशीन। बोलो किस में करेंगे, बड़ी मशीन। तो डी फॉर डेंजर, डेंजर का मतलब बड़ी मशीन में हम इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भाई साहब आपको ज्यादा याद नहीं रखना, के और जेड आ जाए तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 99% आपसे बत्ती लाल और चाची जीजी से पूछेगा, यानी कि वहां पे जी श्रेणी और एल श्रेणी से ही क्वेश्चन पूछेगा अगर इसमें से निकाला तो।
पहली चीज तो बेसिक से पूछेगा। यहाँ पे पूछ ले भैया प्रतीक, तो ये क्या है प्रतीक। यहाँ पे ये गोल गोल आ जाए तो ये ओवरलोड के लिए होता है, और ऐसे चूंच वाला आ जाए तो ये शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये दोनों दोष से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये प्रतीक याद कर लेना कि एमसीबी का कोई प्रतीक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एमसीबी होती है कंप्लीट। वापस 2 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए फटाक से। एमसीबी कौन सी युक्ति है, सुरक्षा युक्ति। कहाँ लगाई जाती है, फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। क्या एक प्रकार का ये वन वे स्विच है, जी। क्या ये एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है, जी हाँ। जो हमारी एमसीबी है कौन से दोष से सुरक्षा करेगी, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ये कौन से सिद्धांत पर काम करती है, ऊष्मीय और चुंबकीय दोनों सिद्धांत पर काम करती है। एमसीबी की रेटिंग बोलो किस में होती है, एम्पियर में होती है। दूसरा हम कहेंगे कितनी होती है, 0.5 से 60 एम्पियर, याद रखो 0.5 से 60 एम्पियर सीधा याद रखिए। किसके द्वारा लगाई जाती है, डिन रेल के द्वारा ये लगाई जाती है। स्पार्किंग को कौन रोकेगा, आर्क चैट रोकता है। कौन रोकता है, नोब के अनुसार अगर मैं रंग पूछूं तो लाल रंग की एमसीबी किस रूप में काम करेगी, काले रंग की डीसी परिपथ, और नीले रंग की, हरे रंग की, और यहाँ बत्ती लाल का उपयोग कहाँ होगा, ऊष्मीय कह दो, तापीय कह दो, प्रतिरोधी परिपथ कह दो। चाची और जीजी का उपयोग, भाई साहब एमसीबी में करना है, चाची जीजी का उपयोग कहीं और कर रहे हो। तो यहाँ पे घरेलू जो भी लोड होते हैं, प्रेरणिक मोटर होती है, प्रेरणिक लोड होता है, हेलोजन होती है, उन सभी में किसका प्रयोग करेंगे, सी और जी श्रेणी का उपयोग करते हैं। डी फॉर डेंजर यानी डी श्रेणी की जो एमसीबी होती है उसका उपयोग बड़ी मोटर है, एक्सरे मशीन है, ठीक है। तो इन सभी के अंदर, वेल्डिंग मशीन है, उन सभी के अंदर हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट के और जेड श्रेणी की जो होती है दोस्तों, उनका जो उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में सीधा करते हैं। इससे ज्यादा एमसीबी से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। एमसीबी पे जो रेटिंग लिखी होती है, धारा लिखी होती है, उसको सांकेतिक धारा कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईएलसीबी। ईएलसीबी का पूरा नाम याद होना चाहिए, ई फॉर और एल फॉर, लिखे सी फॉर और बी फॉर, तो अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, भू क्षरण परिपथ वियोजक, तो संयोजन सॉरी। तो यहाँ पे परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे वियोजक लिख लेना है ना, भू क्षरण परिपथ वियोजक, वियोजक। यह एक क्या है, सुरक्षा युक्ति है। ओवरलोड की सुरक्षा करती है या फिर शॉर्ट सर्किट की, तो हम कहेंगे भाई ये दोनों की नहीं करती। अरे भाई दोनों की नहीं करती, क्योंकि यह आपने विद्युत झटका से बचाओ, तो इसकी तरफ से चाहे कितना भी ओवरलोड हो जाए, कितना ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ये कि आपको और आपके परिवार को विद्युत झटके से बचाती है। यानी लीकेज धारा गलती से दीवार में हो रहा है तो तुरंत परिपथ को क्या कर देगी, ये ट्रिप कर देती है। तो नाम से पता चल रहा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी सुरक्षा युक्ति तो है, लेकिन भाई ये मशीनों की सुरक्षा नहीं करेगी, ये तो अपनी मनुष्य की क्या करेगी, सुरक्षा करती है। थोड़ी सी भी धारा मेन परिपथ से किसी दूसरे परिपथ में चली गई तो तुरंत सर्किट को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। ये इसका मेन काम होता है। यह युक्ति रिले की तरह, किसकी तरह, तो ये धारा प्रचालित या फिर वोल्टेज प्रचालित होती है, और इसकी रेटिंग बोलो किसमें होगी, एम्पियर में होती है। तो 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर में अलग अलग में ये आती है। तो हम कहेंगे कितने मिली एम्पियर पर ऑपरेट होगी, तो हम कहेंगे साहब 100 मिली एम्पियर गलती से मेन परिपथ से दूसरे परिपथ में चली गई तो ये तुरंत चालू हो जाएगी और मेन सर्किट को बंद कर देगी। और मेन सर्किट को बंद करते ही हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं धारा भटक गई, तो दूसरे रास्ते में चली गई, इलाज करो फटाफट, अपने ही परिपथ में आनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट आएगा इसमें कि जो हमारी ईएलसीबी होती है किस सिद्धांत पर काम करेगी, सीबीसीटी,
कोर बैलेंस होनी चाहिए। अब मैं अंदर खोल के नहीं समझा सकता, इसमें फाउंडेशन बेस्ड तरीके से समझाया गया है। तो सीबीसीटी याद रखो कि जब तक कोर बैलेंस रहेगी ना तब तक तो सही रहेगा, और अनबैलेंस होते ही ये ऑपरेट हो जाती है। तो कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करती है। 99% तो ये मिलेगा। अगर ये नहीं आता है तो अवशिष्ट धारा रेजिडुअल करंट यहां पे होता है, पर कार्य करती है। अभी याद मत रखना, आप तो याद रखना सीबीसीटी सिद्धांत पर कार्य करती है। वेरी मोस्ट ईएलसीबी, और ईएलसीबी का सुधरा हुआ रूप क्या है? आरसीसीबी। क्या है? आरसीसीबी होता है। ईएलसीबी और आरसीसीबी भैया कहाँ लगाएंगे? भाई साहब देखो, सीधी सीधी सी बात है, खंबे से एक डोरी आ रही है, उस डोरी को हम कहते हैं सर्विस लाइन या मेन सर्विस, और वो हमारे मीटर में लगती है, और उस मीटर को कहते हैं ऊर्जा मीटर। क्या कहते हैं? फिर ऊर्जा मीटर से दो तार निकलते हैं कि नहीं निकलते? और ये हमारे एमसीबी बोर्ड में जाते हैं सीधे। एमसीबी बोर्ड को हम कहते हैं मेन बोर्ड, ठीक है। और मेन बोर्ड में मेन स्विच लगे होते हैं, यानी ईएलसीबी, ठीक है। अब इनको कहां लगाएं? तो हम कहे हैं भैया कि देखो बात ऐसी है, ऊर्जा मीटर के तो बाद में लगाओ और मेन स्विच से पहले लगाओ। तो यहां आपकी क्या लगेगी? ईएलसीबी या फिर आरसीसीबी। तो क्या मेन बॉक्स में लगा सकते हैं क्या? लगा सकते। मैंने कहा है मेन स्विच से पहले, तो भाई ये डब्बा के अंदर ही तो लगा हुआ। तो यहाँ पे आपकी जैसे सॉरी एमसीबी लग गई, तो एमसीबी तो मेन स्विच हो गया, तो एमसीबी से तो पहले लगा दो, और यहाँ ऊर्जा मीटर के जस्ट बाद लगाया जाता है। तो हम कहेंगे ईएलसीबी व आरसीसीबी परिपथ में ऊर्जा मीटर के तो बाद, और मेन स्विच से, मेन स्विच का मतलब होता है या तो आप आइसोलेटर का हो या फिर एमसीबी से पहले हम प्रयोग करते हैं। एक टेस्ट बटन, छोटा सा इसमें बटन भी आता है, उसको आप दबा के, और दबाते ही अगर ट्रिप हो गई तो समझ जाना सही सलामत है। अगर भाई साहब दबाने पर भी ट्रिप नहीं हुई, इसका मतलब ये धोखेबाज है, ये खराब हो गई, निकालो और फेंको, दूसरी लगाओ। तो दबाते ही ट्रिप हो जाए इसका मतलब सही सलामत है। तो उसको महीने 15 दिन में दबा के चेक कर लिया करो। पहली बात तो है ही नहीं, दबाएगा ही है। तो इसमें एक टेस्ट बटन प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा परिपथ ज्ञात करते हैं। उपयोग, इसका उपयोग है लीकेज धारा तथा विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है, ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा ईएलसीबी कंप्लीट। ईएलसीबी में क्या याद रखना है? पहली चीज आपको याद रखनी है फुल फॉर्म। ईएलसीबी की फुल फॉर्म बोलो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दूसरा सीधा याद रखना सिद्धांत, सीबीसीटी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट तीसरा याद करना पॉइंट इसमें कि भाई ये किससे सुरक्षा करेगी? तो हम कहेंगे लीकेज धारा और विद्युत झटके से हमको बचाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और चौथा पॉइंट इसमें याद रखना कहां लगाई जाती है? तो ऊर्जा मीटर के तो बाद में, मेन स्विच से 4 के अलावा 5वां याद मत करना, सीधा सा है। अभी तो बाद में तो करेंगे। अब ईएलसीबी का ही सुधरा हुआ रूप है आरसीसीबी। आरसीसीबी की फुल फॉर्म रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो सीधा सामने लिखा भाई यहाँ पे ईएलसीबी का बोलो क्या है? ये वो मिनिमम 100 मिली एम्पियर पे थी, और ये मिनिमम 30 मिली एम्पियर पे है। 60 में मिल जाती है, 90 में मिल जाती है, ऊपर भी मिलती है। दूसरा, जिस सिद्धांत पे ईएलसीबी काम कर रही थी उसी सिद्धांत पे बोलो कौन काम करेगी? आरसीसीबी बोलो क्या करती है? कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं सीधा ईएलसीबी की तुलना में ये क्या होती है? भाई सुधरा हुआ रूप है तो ये फास्ट प्रचालित होती है, और दोस्तों कीमत में भी क्या होती है? ये महंगी होती है। बस इतना सा 2 लाइनें याद करनी है और कुछ नहीं है। सेम सिद्धांत आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, जोड़ना भी सेम है, बस ये है कि उसका सुधरा हुआ रूप है। क्या आपने एमसीबी पढ़ी थी? तो ये भी एमसीबी का ये बड़ा रूप है, सुधरा नहीं, ये बड़ा रूप है। तो
तो एमसीबी तो हम घर में लगाते थे और ये घर के बाहर लगेगी, बस ऐसे, घर के बाहर, घर के लिए नहीं, घर के बाहर लगेगी लेकिन किसी और के लिए लगेगी। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर देखा है तो ट्रांसफार्मर में एमसीबी लगी होती है ना, जिसे आप क्या ऑटो कहते हो। तो भाई वो ऑटो जो है ना, वो ऑटो या फिर जो एमसीबी है वो कौन सी है, एमसीसीबी है वो, एमसीबी नहीं एमसीसीबी, फुल फॉर्म मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। यह एमसीबी का कौन सा रूप है, कौन सा रूप है, बड़ा रूप। इसकी रेटिंग बोलो 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर होती है, और हमारी एमसीबी की रेटिंग कितनी होती है, 0.5 से 60 एम्पियर होती है। तो एमसीसीबी, नाम भी बड़ा तो भैया काम भी, एमसीबी छोटा 3 अक्षर का, एमसीसीबी बड़ा, तो नाम बड़ा तो काम भी बड़ा। तो 25 से लेकर के 2500 तक, तो भैया उच्च धारा है कि नहीं है, ये उच्च धारा है। तो उच्च धारा पर क्या करेगी ये, क्या घर में काम में लेंगे क्या, नहीं, ट्रांसफार्मर में लग रहा है, इसका मतलब ये तो ट्रांसफार्मर में लगेगी। इसका मतलब है वितरण ट्रांसफार्मर, यानी वितरण स्टेशन पे हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग वितरण ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और भाई इसमें स्पार्किंग होती है, तो एमसीबी में तो स्पार्किंग होती थी, आर्क चैट प्रयोग करते थे, जबकि इसमें कौन सा क्या करेंगे, खनिज ऑयल हम प्रयोग करते हैं। बस इतना सा याद रखना है। क्या क्या, एमसीसीबी की एक तो फुल फॉर्म मिनी सॉरी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जबकि एमसीबी की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बोलो एमसीसीबी की रेटिंग कितनी, 25 तो 2500, ठीक है। स्पार्किंग को रोकने के लिए, और यहां कहां लगाएंगे, बस हो गया कल्याण इसका। नेक्स्ट यहां पे एसीबी, एयर सर्किट, एयर सर्किट, एयर सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट में क्या कहेंगे, एसीबी कहेंगे। एसीबी क्या है, तो एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है, और ये भी पावरफुल होता है। यहाँ पे भाई साहब ये तोता और मैना है, दोनों आपस में चोंच लड़ा रहे हैं। चोंच का मतलब हो गया कि ये भाई साहब कॉन्टेक्टर यानी टर्मिनल है, और ये दोनों टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल किसके बने होंगे, तो तांबा प्लस टंगस्टन, तांबा प्लस टंगस्टन के बने होते हैं। इधर से हमारा करंट जाता है, यहाँ एक बॉडीगार्ड लगा होता है जिसको कहते हैं ओएलसी, ओवरलोड कॉइल। तो ये बॉडीगार्ड होता है, श्रेणी क्रम में इधर से धारा जाती है, इधर से निकल के और इधर चली जाती है। इन दोनों में एक टर्मिनल तो होता है नियत यानी फिक्स, और एक होता है परिवर्तित, जो स्प्रिंग का धक्का लगा के रखते हैं, ठीक है। जब हमको ऑर्डर मिलता है कि भाई जल्दी से फीडर को शट डाउन कर दो, यहाँ खतरा हो गया, तो हम क्या करते हैं, बटन दाबते हैं, यहाँ प्रेशर से हवा निकलती है, कम प्रेशर से, और जब हवा निकलती है तो हवा कितनी निकलेगी, लगभग 20 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दबाव लगेगा। दबाव लगते ही, ये तो स्प्रिंग ही तो है, तो इधर दबाव लगेगा और बीच में से क्या निकलेगी, हवा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे कूदेंगे इसके ऊपर, तो चिंगारी बहुत ज्यादा होगी। उस चिंगारी को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, शुष्क हवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि बोलो टर्मिनल की संख्या कितनी होगी, एक कौन सा होगा, स्थायी, दूसरा कौन सा होगा, तो हम सीधा कहेंगे बोलो किसके बने होते हैं, तांबा प्लस टंगस्टन। और वेरी वेरी मोस्ट होगा इसका उपयोग, कहां करेंगे इसका उपयोग, रेलवे में करेंगे, जनरेटर की सुरक्षा करेंगे, पावर प्लांट की सुरक्षा करने में इसका उपयोग किया जाता है। अरे किसका उपयोग, अरे इसकी रेटिंग कितनी होती है, रेटिंग नहीं लिखी, 160 एम्पियर, कितनी होती है, 160 एम्पियर। और भाई ओवरलोड भी होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन ये जो भाई साहब है ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट पे काम करेगा। तो एसी डीसी दोनों पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली फॉर किस पे काम करेगा ये, यह डबल पोल व ट्रिपल पोल हर प्रकार का होता है। प्रत्येक पोल के श्रेणी कनेक्शन में ओवरलोड रिले, यानी ये तो ये पोल था, इस पोल के श्रेणी क्रम में क्या बिठा दिया हमने, ओएलसी,
और बोलो कौन सी हवा प्रवाह करेंगे इसमें? शुष्क हवा। उसमें दबाव कितना होगा? 20 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और भाई 160 एम्पियर तक इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग। और वोल्टेज में पूछे तो लास्ट 11 केवी तक हम प्रयोग करते हैं। ये आपकी एसीबी होती है कंप्लीट। एसीबी की फुल फॉर्म बता दीजिए फटाक से। एयर सर्किट। इसमें कितने टर्मिनल? पहला कौन सा? स्थायी। और दूसरा किसके बने होते हैं? तांबा प्लस टंगस्टन के बने होते हैं। क्या इसमें शुष्क हवा का प्रयोग किया जाता है? तो उसका दबाव कितना होता है? 20 केजी प्रति सेंटीमीटर। बोलो कहां प्रयोग करेंगे? रेलवे में जनरेटर की सुरक्षा, जहां विद्युत बढ़ती है यानी पावर प्लांट की सुरक्षा में करते हैं। बोलो औकात कितनी है इसकी? 160 एम्पियर तक। बस इतना याद करना है और ज्यादा याद नहीं करना है। आइए, क्या एसीबी पढ़ा था? तो भाई साहब एसीबी, तो ये तो बेटा है और हम पढ़ेंगे अब बाप। नाम छोटा काम छोटा, नाम बड़ा तो काम भी बड़ा। तो यहाँ पे एसीबी है तो मिलता जुलता है तो है इसकी शक्ल सूरत। तो बाप और बेटे की भाई मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पे ए बी सी बी की फुल फॉर्म एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट यानी वायु झोंका परिपथ। वायु झोंका परिपथ एसीबी की फुल फॉर्म एबीसीबी की एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है। अब यहां पे हम कहेंगे भाई साहब ये एसीबी का कौन सा रूप है? बड़ा रूप है। अरे जब बेटा 20 साल का है तो लगभग भाई साहब यहाँ पे जो बाप है उसकी 30 साल बाद में शादी हुई थी। तो कितने साल का हो गया? यानी कहने का मतलब है कि एबीसीबी में हवा का दबाव कितना? 50। तो इसमें कितना? 20। तो याद रखना बेटा 20 साल का है तो बाप 50 साल का है। अपने आप याद हो जाएगा और ये ऐसे ही पॉइंट सीधे सीधे से टपकेंगे वहां पे। तो कौन सी हवा? शुष्क हवा। किसके द्वारा? और ये तो है नहीं कि मोटोदार भर दिया, ठीक, अत्रोदम कौन। तो कम प्रेशर के द्वारा भरेंगे और कितना प्रेशर लगेगा? 50 से 60। और 50 याद रखना तो 50 से 60 ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। शुष्क हवा किसके लिए प्रयोग की जाएगी? चिंगारी यानी आग के साथ मिलकर के क्या करती है? ये ब्लास्ट करती है और जो आग लगती है उसको बुझा देती है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए बोलो कौन सी रिले? लेचिंग रिले वेरी वेरी मोस्ट। तो यहाँ पे लेचिंग रिले कौन से सर्किट ब्रेकर में लगाई जाएगी? एबीसीबी। किसमें लगाई जाएगी? एबीसीबी में। और दोस्तों यहाँ पे बोलो किससे सुरक्षा होगी रे? शॉर्ट सर्किट। और एसीबी में? उसमें भी बाप और बेटा है, दोनों एक ही किस्म के हैं तो एक ही तो उनका गोत्र होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा युक्ति में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 33 केवी से लेकर के 132 केवी तक, और एम्पियर में पूछे तो 1200 एम्पियर से अधिक। जबकि एसीबी 160 तक। इसका मतलब बीच में गैप आ गया। 160 से तो अधिक और 1200 तक, इसके बीच में कौन है? आ रहा है वो भी ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसकी संरचना एसीबी के समान होती है। और भाई साहब 3 प्रकार के, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में देखेंगे इनको। क्रॉस एक्सिल रेडियल, क्रॉस एक्सिल और रेडियल, बस ये 3 प्रकार के ये होते हैं। लेकिन हम को तो मैन याद हो जाए वो बहुत है अभी तो। नेक्स्ट बात करते हैं ओसीबी, ऑयल सर्किट। ऑयल सर्किट। अरे एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर रेटिंग कितनी? 0.5 से। एमसीसीबी की फुल फॉर्म मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अरे कितनी औकात है उसकी? 25 से 2500। ईएलसीबी की फुल फॉर्म अर्थ लीकेज किसकी सुरक्षा करेगी? लीकेज धारा और
विद्युत झटके से बचाएगी हमको। किस सिद्धांत पर काम करती है? सीबीसीटी, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर। सुधरा हुआ रूप कौन है? आरसीसी की बुलबोरम, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। चलो अच्छी बात है, याद हो रहा है धड़ाधड़। दूसरा आता है एसीबी, एसीबी की बुलबोरम कितनी क्षमता है? 160 एम्पियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा एबीसीबी बुलबोरम, एयर ब्लास्ट औकात कितनी है? 1200 एम्पियर से जितना बोलोगे उतना कम रहेगा, जितना याद करोगे उतना कम रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश किया करो। ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर में सीधा सीधा सा याद करना है। सब ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो एक सिलेंडर सा है, आकार सिलेंडर की होगा और उसमें तेल भरा होता है। तेल का मुख्य काम होता है आग को बुझाना, यानी इसमें चिंगारी लगेगी, चिंगारी को बुझाना होता है। वही चीज इसमें भी दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एक स्थायी होता है तो दूसरा अस्थायी होता है। कहीं पे काम करेगा ये? शॉर्ट सर्किट से काम करेगा सीधा सीधा। और भाई ऑन ऑफ करने के लिए एक हैंडल लगा होता है और यहाँ पे हम डीसी मोटर का भी उपयोग कर सकते हैं। टैंक में स्पार्किंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑयल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जब ये काम करता है तो अंदर गैस उत्पन्न होती है और वो गैस बोलो कौन सी हो जाती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस हो जाती है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है, जो आग को बुझाने में क्या होती है? सहायता करती है। और प्रत्येक पोल के श्रेणी क्रम में क्या लगा होगा? ओएलसी। यानी कि ये आपकी ओएलसी लग गई भाई साहब। यहाँ से धारा जाएगी और अंदर जाएगी, अंदर घूम घाम के मजे लेकर और बाहर निकल जाएगी यहाँ पे इधर से। ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं प्रत्येक पोल के श्रेणी क्रम में क्या है? ओएलसी होती है। यहाँ पे बोलो इसकी औकात कितनी है? 1200 तक, 1200 तक। हाँ जी, तो यहाँ पे 1200 एम्पियर तक। तो 1200 एम्पियर से अधिक कौन है? 1200 एम्पियर से अधिक कौन है? एबीसीबी। 160 एम्पियर तक कौन है? एसीबी। 25 से 2500 एमसीबी या एमसीसीबी। 60 एम्पियर तक। तो ये चीज ध्यान रखना है। हो रहा है याद? होगा, बोलोगे तो याद होगा। ये भी भाई साहब तीन प्रकार से है, कंट्रोल, लो और प्लेन ब्रेक। कंट्रोल, लो और प्लेन ब्रेक। कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाए तो जाए, नहीं तो बाद में देखेंगे उनको। यहाँ पे वेरी मोस्ट SF6, SF6 ये भी भाई साहब सर्किट ब्रेकर है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म सल्फर हेक्सा, यहाँ पे मात खाओगे। क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड नहीं है, पैसे फल है क्लो। हाँ, क्योंकि अभी क्लियर करना पड़ेगा। सल्फर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हेक्सा हो गया और यहाँ फ्लोराइड बोलना पड़ेगा आपको। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। तो ये बहुत ही एक विशेष प्रकार का, अत्याधुनिक प्रकार का क्या है? सर्किट ब्रेकर है। और भाई इसमें जो SF6 है, ये एक प्रकार की गैस है और गैस तरल के रूप में है, तरल लिक्विड। इसके रूप में SF6 तरल के रूप में है। यहाँ पे हम सीधा सीधा कहते हैं कि जो आग, ये आग होती है, आग बुझाने के लिए बोलो कौन सी गैस प्रयोग करेंगे? और इस आग बुझाने के लिए जो हम SF6 लेते हैं, तो SF6 के काम सुनो। इसका कोई भी रंग, इसका मतलब रंगीन नहीं होती, नहीं, रंगहीन होती है। रंगीन नहीं, रंगहीन लफड़ा है यहाँ। एक होता है रंगीन यानी कलरफुल, एक होता है नॉन कलरफुल। रंगहीन होती है, रंगहीन होती है, रंगीन नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, समझना, यानी इसका कोई भी कलर
दूसरा होता है गंध नहीं होती, यानी गंधहीन होती। पहले बताओ मुझे, ये हीन का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हीन का मतलब होता है नहीं है। अन्य गैसों से कोई भी क्रिया, इसमें नमी, जहरीली। देखो अब यहाँ थोड़ा सा इसमें ये लिख, जो स्टूडेंट था मेरा ये तो समझ गया, इसमें लिखना यह जहरीली होती है, सॉरी नहीं होती, यह जहरीली नहीं होती। लेकिन आपसे पूछेगा यह नॉन टॉक्सिक होती है, यह नॉन टॉक्सिक होती है। कहने का मतलब यह हो गया, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूं। एक होता है यह जहरीली नहीं होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यह नॉन टॉक्सिक होती है, जी हाँ। नॉन का अर्थ हो गया जहरीली नहीं है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, जहरीला टॉक्सिक, और नॉन का मतलब नहीं, तो जहरीली नहीं है, यानी यह नॉन टॉक्सिक होती है, यह जहरीली नहीं होती है। और पैरा वैद्युतिक क्षमता क्या होगी, हमेशा उच्च होती है। निष्क्रिय गैस होती है बिल्कुल एक प्रकार से। किस रूप में पाई जाएगी, तरल, और किस में भरेंगे, सिलेंडर में भरी जाती है। जब क्रिया करते हैं तो दो टुकड़े हो जाते हैं, तो भाई 6 है और 6 के टुकड़े होते हैं 2 और 4 में, बस इतना सा याद रखना है। मेन चीज, किस दोष से काम शॉर्ट सर्किट, यानी किस दोष से सुरक्षा करेगी, शॉर्ट सर्किट से। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, स्विच गियर, स्विच गियर के अंदर करते हैं, सीटी के अंदर करते हैं, यानी करंट ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसके अलावा लोकोमोटिव विभाग होता है वहां पे करते हैं, ऑटोमोबाइल होता है वहां पे भी हम इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना सबसे फास्ट प्रचालित होता है, यानी इसका कार्य प्रचालन क्या होता है दोस्तों, तेज होता है। अरे इसकी औकात कितनी है, 36 से 765 आएगा, नहीं तो कितना मिलेगा, 760 केवी मिलेगा। 36 से लेकर के 760 केवी पर होगा। और भाई इसमें जो SF6 को जो दबाव डाला जाता है, क्योंकि आग बुझाएगा तो प्रेशर से तो देंगे, तो उसमें दबाव कितना होता है, 5 केजी से 5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ACB में दबाव 20 और ABCB में 50। ये नहीं भूलोगे, क्योंकि 20 याद आ गया तो बाप अपने आप याद आ जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ याद रखना, पड़ोसी के बच्चा हुआ था छोटा सा, कितना, 5। पड़ोसी कौन है, SF6। फिर आता है VCB। VCB का मतलब हो गया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। कौन सा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यहाँ अब ज्यादा वो नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा मैटर है। तो यहाँ पे देखो, निर्वात, आग को बुझाएंगे किसके द्वारा, निर्वात के द्वारा। औकात कितनी है, 22 से 66, 22 से 66। और आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, निर्वात का। इसमें भाई न तो कोई गैस होती है, न कोई ऑयल डालते हैं, कुछ नहीं, यानी वैक्यूम, खाली। वैक्यूम का मतलब ही क्या है, खाली। और वैक्यूम के द्वारा ही क्या बुझाते हैं, आग बुझाते हैं। कौन से दोष पे काम करेगा, भाई तुक्का भी लगाना है तो शॉर्ट सर्किट पे लगाना, MCB और फ्यूज, MCB और फ्यूज दोनों पे काम करेगा। और बाकी शॉर्ट सर्किट, बाकी शॉर्ट सर्किट। इसमें चॉपिंग दोष होता है, इसमें कौन सा दोष है, धारा चॉपिंग दोष होता है, बाद में समझाएंगे, अभी नहीं इसके बारे में। नाम याद रखना, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर जो है उसकी सुरक्षा करने वाला बॉडीगार्ड। तो भाई स्टार्टर लगाते हैं कि नहीं, स्टार्टर सुरक्षा करता है क्या, करता है। ओवरलोड हो जाएगा तुरंत ट्रिप हो जाएगी, कम वोल्टेज आ जाएगा तुरंत ट्रिप हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तुरंत ट्रिप हो जाती है मोटर। तो आपका स्टार्टर ही क्या है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है। तो इसका उपयोग मोटरों में शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड है, उनकी सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। तो भाई स्टार्टर को ही हम क्या कह रहे हैं, MPCB कहते हैं। और ये मोटरों की औकात के अनुसार होता है। हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं पूरे, आइसोलेटर ये सर्किट ब्रेकर नहीं है, ये सर्किट ब्रेकर नहीं है। ये क्या है, तो MCB के पास में एक लाल लाल लगा होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूं।
और ये केवल मेन परिपथ को चालू और बंद करने का काम करता है, बस और कोई काम नहीं है। सकल सूरत में पड़ोसी के बराबर है, यानी एमसीबी के समान है। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो आइसोलेटर होता है उसकी नोब बोलो कौन से रंग की होगी? लाल रंग की होती है। ये एक साथ फेज और न्यूट्रल दोनों को ऑन ऑफ करता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैन स्विच होगा कि नहीं होगा? होगा। ये मुख्य कार्य परिपथ को क्या करता है? सुरक्षा युक्ति नहीं है। संरचना किसके समान है? ये डबल पोल में भी होता है, ट्रिपल में भी होता है, और तो भैया ये 30 एम्पियर में भी होता है, 60 में भी होता है, 100 में भी होता है। ठीक है। और सर्किट ब्रेकर में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक यानी आर्क के कारण बोलो क्या होता है? यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई यानी एक होता है। विशेष तौर से याद रखना कि जो भी आपके सर्किट ब्रेकर है अगर उसमें स्पार्किंग हो रही है तो बोलो पावर फैक्टर कितना? तो हम कहते हैं स्पार्किंग के कारण यानी आर्क के कारण कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भैया आप याद मत करना, सर्किट ब्रेकर में एक ब्रेकिंग करंट होती है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। मेगा वोल्ट एम्पियर यानी एमवीए में भाग दे दो √3 और लाइन वोल्टेज का। मेकिंग करंट होती है जो ब्रेकिंग करंट का लगभग 2.5 गुना कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मेकिंग करंट। वेरी मोस्ट हमको पढ़ना है फ्यूज। यहां से क्वेश्चन टपकता है। आइए यहाँ पे फ्यूज की हम चर्चा चलाते हैं। फ्यूज का दूसरा नाम क्या है? संगलक। फ्यूज भाई साहब गड़ करके परिपथ को तोड़ता है, आग लगती है, इसलिए उसको अग्नित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज को अग्नित्र कहते हैं। और बोलो फ्यूज एक प्रकार की कौन सी युक्ति है रे? तो यहाँ पे सिंबल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे ये एक सिंबल है, दूसरा सिंबल ये है, और तीसरा सिंबल ये है। बनाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, याद करना ही आपको पड़ेगा। गलती से अगर आपने ऐसे बना दिया यो, तो ये तो भाई साहब प्रतिरोध हो गया। ये प्रतिरोध हो गए। या तो आप इसके दोनों तरफ ऐसे बॉडीगार्ड लगाओ, ये ऐसे नहीं लगाते हो तो आर पार निकाल दो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूज। यहाँ पे फ्यूज की रेटिंग बोलो किसमें होती है? और एम्पियर ऑप्शन नहीं हो तो धारा। संयोजन फेज यानी सॉरी, जो फ्यूज होता है, फ्यूज कहाँ लगाया जाता है? फेज तार के, बस ऐसे ही याद रखना, फेज तार के। एमसीबी कहाँ लगाई जाती है? फेज तार के श्रेणी क्रम में ठोकते हैं। तो यहाँ पे एसी आ जाए तो फेज तार की श्रेणी में, और डीसी आ जाए तो भाई फेज और न्यूट्रल दोनों के ही श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। लेकिन इतना डीपली नहीं पूछेगा, आपसे सीधा पूछेगा कि जो फ्यूज होता है कहाँ लगाते हैं? फेज के श्रेणी क्रम में। और फ्यूज होता है वो एसी और डीसी दोनों पे तथा के कार्य करता है। फ्यूज वायर किसका बना? ये इंपॉर्टेंट है। पहला आप सामान्य प्राथमिकता किसको दोगे? टिन प्लस लेड। टिन लेड का मतलब शीशा, तो टिन प्लस शीशा। ध्यान रखना टिन की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, शीशे की मात्रा कम होती है। तो 60-40, 60-40 ऑप्शन में नहीं है, तो 63-37 करते हैं। और ये जो आपका तार है ये किस सीमा के लिए रहेगा? तो निम्न सीमा के लिए रहेगा, निम्न क्षमता के लिए रहेगा। लगभग कितना रहेगा? 10 एम्पियर के लिए। दोस्तों ध्यान रखना नंबर 4 यहाँ लिखना चांदी। यहाँ पे क्या लिखोगे? चांदी। चांदी का हम प्रयोग करते हैं, और चांदी का जो प्रयोग होता है ये उच्च क्षमता के लिए होता है। किस क्षमता के लिए होगा? उच्च क्षमता के लिए हम प्रयोग करते हैं। फ्यूज यानी कि जो फ्यूज सामान्यतः किसका बना है? तो जवाब देना टिन प्लस लेड। फ्यूज सामान्यतः किसका बना होता है? टिन प्लस लेड का बना होता है, जो निम्न क्षमता में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा उच्च क्षमता के लिए बोलो कौन सा यूज लेंगे? चांदी। क्या आपने सभी ने लिख लिया? क्या आपने अपने रिकॉर्डों में लिख लिया चांदी? क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ था तो लिख लिया करो, करेक्शन कर लिया करो, है ना? हाथों हाथ। तो चांदी कौन सी क्षमता के लिए? इसके अलावा भाई साहब एक्स्ट्रा और बना लेते हैं, तांबे का भी बनाते हैं और एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से फ्यूज तार नहीं बना होता है, तो 4 ऑप्शन तो ये दे देगा, और एक दे देगा, जैसे टंगस्टन दे देगा, नाइक्रोम दे देगा, लोहा दे देगा, कुछ भी एक दे देगा, और उसी को चिन्ह लगाना है कि भाई इसका नहीं बना होता।
क्योंकि 99% स्टूडेंटों को यह भी पता नहीं है कि चांदी का भी बनाया जाता है। तो 100% चांदी का बनता है और उच्च क्षमता के लिए बनता है। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं कि फ्यूज तार होता है तो उसमें क्या गुजरेगी? धारा। और वो धारा गुजरती तो है लेकिन वो किस किस पर निर्भर करेगी? तो हम कहेंगे देखो बात ऐसी है, तार मोटा पतला होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो कटाक्ष क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। ठीक है, तार की धातु चांदी का है कि तांबे का है, किसका है? तो भाई किस्म पर भी निर्भर करती है। टर्मिनल की आकृति आगे से कैसा बना रखा है, चौकोर है, त्रिभुज है, कैसा है? तो टर्मिनल की आकृति पर भी क्या है, डिपेंड करती है। और आयाम पर भी करती है। आयाम का मतलब होता है कि ये जो बीच का मान होता है इसी को बोलो हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो ये ऊंचा है कम है, यानी एक तो ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया, तो इसका तो बेचारे का छोटा सा ही रह गया और एक का बड़ा रह गया। तो इस पे भी हमारा फ्यूज रेटिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई फ्यूज तार किसका बना, ये तो पढ़ लिया। फ्यूज तार में से धारा गुजर रही है, वो किस किस पर डिपेंड हुई? तो हम सीधा सीधा कह दिया कि कटाक्ष क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, दूसरा आकृति पर, और यहाँ आयाम पर निर्भर होती है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि फ्यूज तार का गुण क्या है? तो हम कहते हैं देखो कि भैया गुण का मतलब यह है कि उसका गलनांक क्या होना चाहिए, क्योंकि निम्न होगा तभी तो पिघल करके टूटेगा वो। और यही हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भी दोष हो तुरंत पिघल करके टूट जाए। तो यहाँ गलनांक कैसा होना चाहिए उसका? निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, क्योंकि धारा आसानी से फटाफट चली जाए। तो निम्न प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता। लेकिन लाइन तार से क्या होनी चाहिए? अधिक। यानी मेन लाइन तार के अंदर सपोज करते हैं मेन लाइन तार में अगर 5 ओम है तो इसका क्या होगा? 7 ओम। इसका कितना होगा? तो लाइन तार से तो ज्यादा है, लेकिन आप कह दो कि 7 नहीं इसमें 7000 करो। अरे भाई 7000 कहां से करो? तो धारा को तो यही रोक लेगा, तो आगे कैसे पहुंचाऊंगा फिर मैं? तो यानी प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? निम्न, यानी विशिष्ट प्रतिरोध इसमें कम। और चालकता क्या होगी फिर? उच्च। वातावरण से क्या होना चाहिए हमेशा? ये नहीं होना चाहिए कि आज सर्दी ज्यादा है तो अपना प्रभाव बदल दिया, काल गर्मी ज्यादा है तो अपना प्रभाव, यानी वातावरण से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा फ्यूज तार का गुण होना चाहिए। ठीक है, महेंद्र बात करना। नेक्स्ट यहाँ पे परिपथ से में सुरक्षा। तो दोस्तों परिपथ में जो हमारा फ्यूज होता है ये कैसे सुरक्षा करेगा? नॉर्मली हम ये कहते हैं, देखो भैया, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो आपके फ्यूज होता है, फ्यूज क्यों लगाया? सुरक्षा के लिए। परिपथ में 2 प्रकार के दोष होते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड 2 प्रकार के भाई साहब दोष होते हैं, और दोनों ही दोष से हमारा फ्यूज भलीभांति कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्यूज के काम बताओ। पहले तो हम कहते हैं देखो भाई साहब बात ऐसी है, कोई भी ये परिपथ पर बॉडीगार्ड बन के बैठा रहता है, अपनी क्षमता से कोई भी कम होता है तो उसको तो आसानी से जाता है बिना रोके टोके, चल फटाफट। और अपनी क्षमता से ज्यादा आती है धारा, उसको पहले प्यार से समझाता है रुक जा। तो पहले तो अपनी क्षमता से अधिक धारा को रोकता है, और न पार पड़ी तो लट देर दूर दौड़ा देता है, यानी कि परिपथ को तोड़ देता है लेकिन एंट्री नहीं देता है। तो पहला क्वेश्चन पूछे, पहला कार्य पूछे, पहला काम क्या है? तो अपनी क्षमता से अधिक धारा को रोकना, और न पार पड़ी तो परिपथ को तोड़ना होता है। तो यहाँ पे सीधा सामने कह दिया परिपथ को तोड़ना यानी परिपथ को खोलना, इसका मेन कार्य होता है। फिर हम कहते हैं कि भाई तार का व्यास होता है, अलग अलग होता है, ये बात सही है, लेकिन लगभग तो बता दो कम से कम। तो हम कहते हैं 21, 23, 25, 27, 29 आदि होते हैं। यहाँ पे सबसे मोटा कौन सा है? तो हम कहेंगे ये SWG पागल प्रणाली है, और पागल हमेशा उल्टे काम करता है। जिसका नंबर कम है वो मोटा है, और जिसके नंबर ज्यादा है वो क्या होगा? पतला। और इस पागल प्रणाली की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। हो गई याद? हाँ जी। तो भाई साहब तार के अंदर क्या गुजरेगी?
धारा गुजरेगी लेकिन तार की मोटाई भी तो है, यानी व्यास, तो उनमें क्या संबंध है, तो हम कहेंगे कि जो धारा होती है वो व्यास के 1.5 गुना, यानी घात 1.5 गुना के समानुपाती है। तो भाई यहाँ पे जब समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। बस इतना याद रखना कि धारा है जो व्यास के वर्ग के नहीं 1.5 गुना, यानी पावर लगी कितनी लगी, 1.5 फ्यूज परिपथ का बोलो सबसे, फ्यूज किसको कंट्रोल करेगा, धारा को। तो ये एक प्रकार की धारा सीमित, सीमक का मतलब होता है सीमित कर देना, सीमक का मतलब है सीमित, यानी फ्यूज एक प्रकार की धारा नियंत्रण युक्ति है। फ्यूज रेटिंग अगर पूछ ले, देखो यहां से हम कहते हैं भैया P बराबर वी आई होता है, अगर आई ज्ञात करता हूं तो P बटा क्या होगा, तो ये तो धारा निकालने का हो गया कि हमारा लोड कितनी धारा ले रहा है, लेकिन उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फ्यूज। तो फ्यूज थोड़ी सी धारा ज्यादा रखेगा अपने पास, तो कितनी रखता है, लगभग 1.25, लेकिन हम मानते हैं 1.5। तो जब भी कोई भी परिपथ 10 एम्पियर जैसे धारा ले रहा है और आपसे कहे कि अब मैं एक लिए फ्यूज कतरा एम्पियर को लगाऊं, तो 1.5 गुना करके लगाया करो। 10 एम्पियर तो वो खुद ही ले रहा है, जैसे मोटर चल रही है 10 एम्पियर ले रहा है, तो फ्यूज कितने का लगाओ, तो आप 15 का लगाओ, यानी 1.5 गुना। 20 की है तो 30 का लगाओ, तो इस तरह आपको लगाना है, ठीक है। फ्यूज बोलो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, फ्यूज तार में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है ना, वो धारा के वर्ग के क्या होती है, ये कहां से टपका, तो हम कहते हैं हमारे जूल भाई साहब है, उन्होंने एक नियम दिया था कि आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों इस नियम से, यहाँ से जो धारा होती है, धारा का वर्ग जो होता है वो ऊष्मा के क्या होता है, समानुपाती में रहती है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं, और फ्यूज का जो प्रचालन समय है वो कितना है, 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर होता है। कितना होता है, 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर होता है। वापस समझिएगा फ्यूज क्या है, फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाते हैं भेजदार के। फ्यूज जो होता है ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज के अंदर जो तार होता है, टिन प्लस सीसा, टिन प्लस सीसा, टिन 60 सीसा 40, और ये किस क्षमता पर काम करेगा, निम्न क्षमता पर, निम्न क्षमता पर। दूसरा तार हमने बनाया चांदी का, चांदी का उच्च क्षमता पर काम करता है। इसके अलावा हम एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं और तांबे का भी बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूज तार में धारा जाएगी तो धारा किस किस पर डिपेंड करेगी, हम कहेंगे कि ये तार किसका है, यानी तार की धातु पर निर्भर करता है। तार मोटा पतला है तो कटाव क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, धारा के आयाम पर डिपेंड करता है, तार का जो टर्मिनल होता है उसकी आकृति पे दोस्तों क्या करती है, धारा निर्भर करती है। तार के गुण क्या होते हैं, तो हम गुण की बात करते हैं। तार का गलनांक बोलो कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। बोलो प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, निम्न। चालकता क्या होनी चाहिए, उच्च। और वातावरण पर अप्रभावित होना चाहिए। ये इसके हो गए गुण। हम कहते हैं कौन से दोष से सुरक्षा करेगा, तो हम कहते हैं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से ही क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन से सिद्धांत पर काम करेगा, ऊष्मीय सिद्धांत पर। फ्यूज का पहला काम क्या है, अपने से अधिक क्षमता को रोकना, और बार नहीं पड़ी तो परिपथ को तोड़ना होता। ये हमने थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लिया, और ये एसी और डीसी दोनों पे दता के काम करता है। अब हम ये देखते हैं कि भाई इसके कुछ भाग होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा फ्यूज घटक, यानी फ्यूज तार कह दो या फ्यूज कैरियर। तो हमने सीधा सीधा सा ये कहा कि फ्यूज तार क्या है भाई, जिसमें से धारा गुजरती है। फ्यूज का वह भाग जिसमें से दोषित धारा या सामान्य धारा गुजरती है वही आपका फ्यूज तार कहलाता है। और फ्यूज तार जिसमें लगा, आवाज नहीं, फ्यूज तार जिसमें लगा होता है उसे फ्यूज वाहक या फ्यूज कैरियर कहते हैं, यानी फ्यूज तार जिसमें लगा होता है।
हाँ जी, फ्यूज वाहक क्या है? फ्यूज वाहक है कि जिस भाग में फ्यूज तार लगा होता है उसे फ्यूज कैरियर या फ्यूज वाहक कहते हैं। और फ्यूज वाहक किस में लगा होता है? तो वो फ्यूज आधार में लगा होता है। देखो, यहाँ पे अपन कहते हैं लकड़ी के बोर्ड पर ये फ्यूज लगा दिया, तो ये तो है आधार। और इसका दूसरा भाग होता है जिसमें ऐसे टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे फ्यूज तार लगा होता है ना, इसको पकड़ के इसके ऊपर लगाते हैं, तो ये तो तार हो गया, फ्यूज तार। ये हो गया फ्यूज कैरियर या फ्यूज टॉप भी कहते हैं, और इसे कहते हैं आधार। तो इसको पकड़ के इसके ऊपर लगाया जाता है, और ये दोनों ही चीनी मिट्टी के यानी कि पोर्सिलेन के बनाए जाते हैं। तो फ्यूज के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट, इनपुट का मतलब ये तार आ गया और ये बाहर निकल गया, तो ये टर्मिनल लगे होते हैं तथा वह स्थायी रूप से संयोजित होता है, फ्यूज आधार कहलाता है। नेक्स्ट होता है फ्यूज धारा निर्धारण। फ्यूज धारा निर्धारण का मतलब सीधा सीधा समझना, वह धारा जो फ्यूज तार में से गुजर रही है लेकिन वो बिल्कुल भी ऊष्मित नहीं होती है, गर्म नहीं होती है, यानी तार को बिना गर्म करे ही आराम से गुजर जाती है, तो वह अधिकतम धारा बोलो क्या कहलाएगी? फ्यूज धारा निर्धारण कहलाती है। अधिक सुरक्षित अधिकतम सुरक्षित धारा जो बिना ऊष्मित हुए, बिना ऊष्मित किए निरंतर प्रवाहित होती रहती है, फ्यूज करंट रेटिंग कहलाती है। एक आती है प्रगलन धारा, जिसे फ्यूजिंग करंट कहते हैं। वह न्यूनतम धारा जिस पर हमारा फ्यूज तार पिघल करके टूट जाता है उसे बोलो हम क्या कहेंगे? प्रगलन धारा कहते हैं। क्या? वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तार पिघल करके टूट जाता है, पिघल करके टूट जाता है, उसे प्रगलन धारा कहते हैं। एक होता है प्रगलन समय, तो हम कहते हैं देखो भाई ये पिघल करके टूटा तो कुछ तो समय लिया होगा, तो पिघल कर टूटने में लिया गया समय बोलो क्या कहलाएगा? प्रगलन समय। यानी दूषित परिपथ में फ्यूज तार पिघल कर टूटने में लिया गया समय बोलो क्या कहलाएगा? फ्यूजिंग समय कहलाता है। और प्रगलन गुणांक क्या होता है, फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है? अब समझो, मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूज लेके आया, फ्यूज पर लिखा हुआ था 10 एम्पियर धारा, यानी इसकी औकात कितनी है? अब मैंने लगा दिया परिपथ में, अब ये टूटेगा कब? 10 एम्पियर से। तो उस धारा को मैं प्रगलन धारा कहूंगा क्या? कहूंगा कि नहीं कहूंगा? कहूंगा। तो प्रगलन धारा और फ्यूज पर लिखी हुई धारा, प्रगलन धारा और फ्यूज पर लिखी हुई धारा को संकेतिक धारा भी कहते हैं, या फिर सुरक्षित धारा कहेंगे, या अंकित धारा कहेंगे। तो प्रगलन धारा और सुरक्षित धारा का अनुपात ही फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। तो प्रगलन धारा का मान निम्न या अधिक? अधिक होगा, और इसका सुरक्षित धारा का मान निम्न। तो निम्न का उच्च में भाग दो, एक से कम या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा होगा। तो फ्यूज की न्यूनतम फ्यूजिंग धारा व फ्यूज पर अंकित धारा का अनुपात ही बोलो क्या कहलाएगा? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा बोलो क्या होता है? एक से अधिक होता है। दूसरा सूत्र आप लगाना चाहो तो ये तो लग ही गया, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटा फ्यूजिंग फ्यूज पर अंकित धारा, क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूनतम फ्यूजिंग धारा ही क्या है? गलन धारा। और भाई फ्यूज पर जो धारा लिखी है वो बिल्कुल सुरक्षित है, तो गलन धारा बटा सुरक्षित धारा को ही फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, और इसका मान हमेशा एक से अधिक होता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फ्यूज के प्रकार। भाई इसको सब जानते हैं, किटकेट फ्यूज को, जिसे किट आउट कहते हैं अपनी भाषा में। और इसी को पुनः तारण फ्यूज, यानी भाई फ्यूज बढ़ जाता है तो पुनः तार लगा देते हैं, पुनः तार लगा देते हैं, इसलिए पुनः तारण। और इंग्लिश में कहते हैं रिवायरेबल, यानी दोबारा यूज लेना। इसके दो भाग होते हैं, आधार और टॉप। किसके बने होते हैं? पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी के बने होते हैं। और इसके टर्मिनल बोलो किसके होते हैं? तो नॉर्मल हम कहते हैं इस प्रकार से होता है, इसको पकड़ के इसके ऊपर लगा दिया जाता है। इसकी औकात बताओ सीधा सीधा, यानी कि किटकेट फ्यूज की क्षमता बोलो कितनी होती है? 5 एम्पियर से 5 एम्पियर से 3000
एम्पियर। और इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.4 से 1.7 होता है। संरचना बिल्कुल सरल। वजन में कभी हाथ में लेके देखना, क्योंकि भाटा है पूरा, तो ये वजन में भारी है और कीमत में सस्ता है। और देखभाल की आवश्यकता होती है क्या? सब में रोज ही ना देखूं, साफ सफाई करूं और का ही करूं, तो लगा के छोड़ जाते हैं जब तक खराब ना हो, जब तक झांकते भी नहीं हो इसकी तरफ, तो कोई मेंटेनेंस नहीं है इसका। इसका उपयोग सामान्यतः सभी जगह किया जाता है। इस फ्यूज को खराब होने पर दोबारा आसानी से सही किया जा सकता है, जिसकी लागत बहुत कम है। सब ये जल गया, सारा काम हो गया, और यहाँ पे जब सारा काम हो जाता है तो भाई हम क्या करते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई दूसरा लगा दे। तो कोई डोरी मस्तार नकाड़ी और खट लपेट लिया, तो उसमें कितने हजार का खर्चा आया? तो वहां कहते हैं ज्यादा से ज्यादा बाजार से लामत 1 रुपया हो। तो यानी दोबारा रिपेयर करने में बहुत नगण्य खर्चा आता है। टर्मिनल बिंदु के चारों ओर बिट्यूमन अचालक, यानी लेके आओगे तो ऊपर की ओर 2 छिद्र होते हैं, तो उनमें बिट्यूमन काला काला सा पदार्थ भरते हैं। अब दूसरा आता है, देखो, कार्टिज। तो यहाँ पे कार्टिज, कार्टिज कह दो या कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं। अब यहाँ पे हाँ जी, कार्टेज यानी कार्ट्रिज। अब सुनो ध्यान से, तो यहां पे हम कहते हैं कारतूस। कौन सा फ्यूज? कारतूस। इसको नॉन रिवायरेबल फ्यूज। तो यह फ्यूज कांच की नली से बना होता है। किससे बना होता है? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कहते हैं, देखो यहाँ पे बिल्कुल ये चारों तरफ से कांच की नली होती है और इसमें एक पतला सा वायर जाता है, फ्यूज वायर। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कार्टेज जो फ्यूज होता है, इसकी औकात जो होती है 2 एम्पियर से लेकर के कितनी होती है? 60 एम्पियर होती है। इसका मतलब ये कांच की नली में है और एक बार खराब हो गया तो ये दोबारा सही नहीं होगा। ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना। इस पर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांच की नली में बिल्कुल पूर्ण तरीके से पैक है। केवल एक बार क्या होता है, ये उपयोग होता है, दोबारा खराब होने के बाद रिपेयर नहीं होता। औकात बोलो कितनी है? पावर फैक्टर में कितना हो जाएगा? तो ये फ्यूजिंग फैक्टर है ना। और यहाँ पे संरचना कैसी है इसकी? कठिन, क्योंकि बनाना कठिन है, क्योंकि पैक कैसे करोगे, तो ये कठिन होता है। और कीमत में बिल्कुल सस्ता होता है, वजन में बिल्कुल हल्का होता है। इसकी जो देखभाल होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। कार्टिज फ्यूज जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पे, अब 2 प्रकार का होता है, नाम याद हो जाए तो देख लेना, नहीं छोड़ देना। फेरोल कॉन्ट्रैक्ट कार्टेज फ्यूज होता है और एक होता है डाइज्ड पेच कार्टेज फ्यूज होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो ये ज्यादातर हम यूज लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में काम होगा, और ये घरेलू और औद्योगिक में इसका प्रयोग किया जाता है। आप याद रखना सीधा सीधा, कार्टेज फ्यूज कांच की नली में बना होता है, छोटे आकार का होता है, 2 एम्पियर से 60 एम्पियर इसकी क्षमता होती है, और एक बार यूज जाता है, केवल खराब होने के बाद फेंक दिया जाता है। दूसरा, मौसम का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचआरसी। एचआरसी का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी यानी उच्च विदारण क्षमता। उच्च विदारण क्षमता। तो यहाँ पे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, अब ये क्या है कि जो अभी कार्टेज फ्यूज था उसी के समान होता है, लेकिन ये क्षमता में बहुत बड़ा होता है।
तो यहाँ पे इसका घर में नहीं लगाते, और इसमें जो ये तार लगाते हैं ना, ये चांदी का होता है। ये किसका होगा? चांदी का होता है। क्षमता बोलो कितनी आएगी इसकी? 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर होता है। 30 एम्पियर से बोलो कितना होता है? 1000 एम्पियर होता है। इसका फ्यूजिंग फैक्टर बोलो कितना होगा? 1.11। 1.1 कह दो चाहे 1.11 कह दो। यहाँ संरचना में कठिन होता है, वजन में भारी होता है, कीमत में, क्योंकि इसमें तार कौन सा लगेगा? चांदी का। तो इसमें फ्यूज तार किसका लगा होता है? चांदी का लगा होता है। अनुरक्षण की बात करते हैं तो भैया इसका अनुरक्षण नगण्य है, और एक बार ही यूज होता है। खराब होने के बाद, खराब होने के बाद फेंक दिया जाता है, यानी एक बार ही हम यूज में ले सकते हैं। दूसरी चीज, कौन से दोष को बचाएगा? ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट पे ही ये काम करता है, घर में यूज नहीं आएगा, क्योंकि 30 एम्पियर से तो ये चालू होता है। भाई 30 एम्पियर से तो क्या होगा? ये चालू होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसकी संरचना कार्टेज फ्यूज के क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। यह अपनी क्षमता से दुगनी धारा को कुछ समय के लिए क्या करता है? ये सहन करता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे इसकी जितनी भी औकात होती है, उस औकात से दुगनी धारा को कुछ समय के लिए क्या कर लेता है? ये सहन कर लेता है। इसका उपयोग उपकेंद्र यानी सब स्टेशन, लाइन, स्विच गियर, ऑटोमोबाइल आदि में दोस्तों इसका हम क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट ध्यान रखना, सब स्टेशन, और वो भी कितने पर? 33 केवी पर इसका हम क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। तो पूछ ले कि एचआरसी फ्यूज कितने केवी की लाइन में प्रयोग किया जाता है? 33 केवी तक। 33 केवी तक, यानी 11 केवी में करेंगे और 33 केवी में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और किस दोष को सुरक्षित करेगा? ये सुरक्षित करता है। यह उच्च क्षमता होने के कारण इसमें तापमान को सहन करने के लिए बोलो फिलिंग पाउडर यानी क्वार्टज रेत भरी जाती है, क्योंकि तार के चारों ओर हम भरते हैं, और एक बार इसका उपयोग होता है बस। यहाँ पे वापस समझो, पहला हम बोल रहे हैं किटकेट। किटकेट क्षमता कितनी है? 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर। इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो 1.4 से 1.7 होता है। दूसरी चीज हम कहते हैं कि जो हमारा किटकेट जो फ्यूज होता है वो बार बार यूज लिया जा सकता है, कर सकते हैं। दूसरा आता है कार्टेज फ्यूज, जो आकार में बहुत छोटा होता है, जो 2 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर तक होता है। 2 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर तक होता है। नेक्स्ट हम आगे कहते हैं कि जो हमारा एचआरसी फ्यूज, सॉरी कार्टेज फ्यूज होता है, जो एक ही बार यूज होगा और मौसम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा चलाते हैं और बोलते हैं एचआरसी फ्यूज। तो दोस्तों एचआरसी जो फ्यूज होता है उसमें तार किसका लगा होगा? और वो भी कांच की नली में बंद होता है। एचआरसी जो फ्यूज होता है उसकी औकात कितनी होती है? 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर। 30 से लेकर के 1000 एमसीसीबी, उसकी औकात कितनी है? 25 से 2500, 25 से 2500। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज होंगे तो एक बार लिख के थोड़ा सा तैयार करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूज होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरल। तो दोस्तों तरल प्रकार का फ्यूज, इस फ्यूज में सेरामिक पदार्थ के साथ स्थान पर सीटीसी यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम प्रयोग करते हैं लिक्विड में। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात नहीं, अब ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। शॉर्ट सर्किट दोष से क्या करेगा? सुरक्षा। कहाँ यूज करते हैं इसको? तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के जो सर्किट ब्रेकर है उसमें हम यूज करते हैं, और इसकी क्षमता 100 एम्पियर से 6100 एम्पियर तक होती है। एक होता है यहाँ पे क्विक रेस्पॉन्स फ्यूज। इसमें छोटा सा अपन को याद करना है कि यहाँ पे इसका उपयोग हीटिंग, हीटिंग एलिमेंट जैसे हीटर है, गीजर है, विद्युत भट्टी आदि में दोस्तों हम प्रयोग करेंगे। क्विक रेस्पॉन्स फ्यूज का उपयोग वहां किया जाता है जहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। और थोड़ी देर हम कह रहे थे पहले कि भाई जरूरी है कि फ्यूज लगाए, एमसीबी भी तो लगा सकते हैं। तो वहां एल श्रेणी की एमसीबी हम यूज करते हैं। या तो आप फ्यूज यूज करो या फिर एल श्रेणी की एमसीबी यूज कीजिए। एरियल फ्यूज,
इसका उपयोग पारेषण या वितरण लाइनों में ओवरहेड दोष से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एरियल फ्यूज का उपयोग करते हैं। एक होता है डिले फ्यूज, इसका उपयोग मोटर, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर आदि की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिले फ्यूज का हम प्रयोग करते हैं। एक होता है ब्रेक अवे, ब्रेक अवे फ्यूज, इसका उपयोग मोटर के स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट दोष से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए किया जाता है। एक दोस्तों इसमें एक और होता है अर्धचालक फ्यूज, उस फ्यूज की जो प्रचालन क्षमता होती है वो सबसे फास्ट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्विच गियर। स्विच गियर क्या है, तो स्विच गियर भी एक प्रकार का यहाँ पे सुरक्षा उपकरण होता है। तो यहाँ स्विच गियर जो होता है एक विद्युत उपकरण होता है। अब जो स्विच गियर है एक प्रकार का पूरा पैनल होता है, एक डब्बा होता है, जैसे मोटर का स्टार्टर होता है, मोटर का स्टार्टर ही एक प्रकार का स्विच गियर है, क्योंकि उस एक पैनल के अंदर पूरे के पूरे उपकरण लगे होते हैं, जितने भी सुरक्षा होता है वो सारे के सारे लगे होते हैं। तो यह किसी विद्युत परिपथ में स्विचिंग, कंट्रोलिंग परिपथ को सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। स्विच गियर में रिले, सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, लाइटिंग अरेस्टर, तड़ित चालक, स्विच, फ्यूज, आइसोलेटर, कंट्रोल पैनल आदि उपकरण इसके अंदर लगे होते हैं। तो हम कहते हैं स्विच गियर एक ऐसा उपकरण है जिसमें अनेक सारे सुरक्षा युक्तियां लगी होती है। दोस्तों यहाँ पे इसको स्थापना स्थल के आधार पर दो टुकड़ों में बांट दिया गया। एक किसी भवन के अंदर स्थापित होता है वो, तो उसे इंडोर कहते हैं, और एक होता है आउटडोर, जिसको हम बाहर लगाते हैं। अंदर लगाते हैं उसे इंडोर कह देते हैं, और बाहर लगाते हैं यानी खुले में लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटडोर। इनडोर की क्षमता कितनी होती है, 66 केवी तक होती है, और आउटडोर की होती है 66 केवी से अधिक। जो अंदर लगाएंगे वो आकार में छोटा, और बाहर लगेगा तो बड़ा। अंदर लगेगा छोटा है तो बोलो सस्ता भी होता है, और यहाँ पे ये महंगा होता है। ये देखभाल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ करना निम्न, इसकी निम्न होती है और इसकी क्या होती है, अधिक होती है। इसकी मरम्मत, ये भी उल्टा लिख दिया इसमें, तो मरम्मत करना इसमें कम होती है और इसकी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसे स्थापित करना, क्या चक्कर है, स्थापित करना सरल होता है क्योंकि छोटा है तो आसानी से कर देंगे, और ये बहुत बड़ा है तो इसको स्थापित करना क्या होता है, कठिन होता है। इसका फाउंडेशन बनाना कठिन होता है, तो ये थोड़े से आपको चेंजेज करना। कर लिए सभी ने चेंजेज, ठीक है, हाँ तो आप चेंज कर लिया करो इसे। दोस्तों वोल्टेज के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कम वोल्टेज, एक होता है मध्यम वोल्टेज, एक होता है उच्च वोल्टेज। यहाँ पे लो वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज और हाई वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे 1 केवी, जी हाँ 1 केवी तक होता है तो वो स्विच गियर होता है। 36 केवी तक की हम बात करते हैं तो दोस्त मध्यम वाला जो होता है वो 36 केवी तक होता है, और 36 केवी से अगर ज्यादा का होता है तो वो कौन सा होगा, अरे कम वोल्टेज स्विच गियर कितने केवी तक, मध्यम वाला और उच्च वाला। इनडोर कितने केवी तक, इंडोर 66 तक, और आउटडोर, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिले, कि रिले क्या है, तो रिले आकार में बहुत छोटा उपकरण होता है। रिले आकार में छोटा उपकरण होता है। रिले वैद्युतिक सुरक्षा युक्ति है, बिल्कुल सुरक्षा युक्ति है। एक धारा और वोल्टेज प्रचालित युक्ति होती है, यानी धारा प्रचालित भी होती है और वोल्टेज प्रचालित भी होती है। तो यह परिपथ को भाई क्या करती है, ऑन और ऑफ करती है, या फिर एक परिपथ को बंद करके और दूसरे परिपथ को चालू करने में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट होता है कि जो रिले है ये एक प्रकार का कौन सा स्विच है, तो हम कहेंगे देखो ये विद्युत प्रकार का भी है और यांत्रिक प्रकार का भी है।
यानी विद्युत को तो नाम दे दिया इलेक्ट्रो और यांत्रिक को नाम दे दिया मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दो कॉन्टेक्टर है, इनको ऑन ऑफ करना ही मेन काम होता है। जिसके द्वारा ऑन ऑफ किया जाता है वो तो है आर्मेचर। यहाँ स्प्रिंग खींच रही है तो ये तो मैकेनिकल हो गया, और यहाँ विद्युत सप्लाई देते हैं तो ये चुंबक बन गया, तो ये हो गया विद्युत। ये विद्युत और ये मैकेनिकल दोनों मिलकर के टर्मिनल को ऑन ऑफ करते हैं, इसलिए नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। इसकी जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर होती है। रेटिंग बोलो किसमें होती है? वोल्ट एम्पियर। और प्रचालन समय बोलो कितना होता है? जब इसका 2 मिली एम्पियर होता है तो फ्यूज का कितना होता है? 2 मिली एम्पियर से समय 2 मिली सेकंड से 2 मिली सेकंड से 3 मिली सेकंड होता है, और इसका भी 2 मिली सेकंड होता है। ये एम्पियर निकल गया साइड। रिले के कुछ भाग की अगर बात करते हैं तो योग रिले का बाहरी भाग होता है। आर्मेचर ये भैया टर्मिनलों को ऑन ऑफ करता है। कॉइल का मतलब हो गया कि विद्युत चुंबक हम उत्पन्न करते हैं। स्प्रिंग क्या करती है कि लाइट जाने पर टर्मिनल को ऊपर उठाती है या परिपथ को खोल देती है। और कॉन्टैक्टर होता है विद्युत उपकरण को स्विचिंग करवाने के लिए कॉन्टैक्टर प्रयोग करते हैं। रिले के क्या आते हैं? महो रिले, प्रतिघात और प्रतिबाधा और प्रतिघात, तीनों को एक साथ समझो। महो रिले, प्रतिबाधा और प्रतिघात, 3 प्रकार की लाइन होती है दूरी के अनुसार। बड़ी दूरी, मध्यम दूरी और निम्न दूरी। निम्न दूरी होती है 80 किलोमीटर तक, मध्यम होती है 80 से लेकर के 250 तक, और 250 किलोमीटर से जो अधिक लंबी पारेषण लाइन होती है उसको हम बड़ी दूरी कहते हैं। इस छोटी दूरी के लिए तो हम प्रतिघात रिले प्रयोग करते हैं, मध्यम दूरी वाले के लिए प्रतिबाधा यूज करते हैं, और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं महो रिले हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कौन सी दूरी के लिए होगा? लंबी दूरी कितनी होगी? 250 किलोमीटर से अधिक। अगर ऑप्शन में 1200 नहीं है, ये पोस्ट है यार। यहाँ पे ऑप्शन में जैसे सपोज करो 250 नहीं है 200 ही है, तो फिर 200 लेंगे, 200 लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो 250 किलोमीटर से अधिक की पारेषण लाइन होती है। उच्च वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है हमारी मऊ, क्योंकि ये जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर है तो ये 132 केवी से अधिक के लिए हम क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है वोल्टेज के अनुसार पूछे तो। प्रतिघात यानी इंपीडेंस, ये मध्यम दूरी, तो यहाँ पे 250 तक, तो यानी 80 से लेकर 250 तक की पारेषण लाइन होती है। और सुरक्षा के लिए लाइन की सुरक्षा, या फिर हम कहेंगे अर्थ फॉल्ट या फेज टू फेज फॉल्ट की सुरक्षा हम प्रयोग करते हैं। प्रतिघात रिले की अगर बात करते हैं तो भैया छोटी दूरी आती है, यानी 80 किलोमीटर तक आती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं। कल यहाँ पे एक होती है ट्रांसले रिले। कौन सी रिले? तो फीडर की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं। जो 11 केवी की जो लाइन होती है वो फीडर कहलाती है। 11 केवी की जो लाइन होती है वो बोलो क्या कहलाती है? फीडर। और फीडर की सुरक्षा कौन करेगा? अरे छोटी लाइन की सुरक्षा कौन करेगा? मध्यम दूरी की प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस, और बड़ी लाइन की सुरक्षा महो रिले करती है। एक होता है वेरी मोस्ट लेचिंग रिले, जिसे सटकनी रिले भी कहते हैं। इसका उपयोग अर्थ ब्रेकर परिपथ में किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिले है, लेकिन विशेष तौर से ध्यान रखना यह एक धारा नियंत्रण है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इसकी लाइन आती है ये कि लेचिंग जो रिले होती है ना, इसको भाई बंद कर देते हैं हम, लेकिन बंद करने के बाद भी इसका परिपथ क्या रहता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है वह रिले जिसको बंद करने के बाद भी उसका परिपथ चालू रहता है तो कौन सी रिले है? तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि वह लेचिंग रिले होती है। डिफरेंशियल या अवकलन रिले, तो विद्युत परिपथ के आंतरिक दोष को रोकने के लिए, काहे के दोष को? आंतरिक दोष को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता। और इसको कौन भूलेगा? बकौल रिले, ये तो हमारे ट्रांसफार्मर में होती है। तो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष को दूर करने के लिए बोलो किसका प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट होती है ऊष्मीय रिले या थर्मल रिले कह दो।
तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगी? नाम से ही पता चल रहा है इसका, तो ऊष्मीय रिले है जो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करेगी। और इसमें बोलो कौन सी पत्ती लगी होती है? द्विधात्विक, यानी दो धातुओं से मिलकर के बनी होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइमेटालिक। इसका कार्य प्रचालन कैसा होगा? धीमा होता है, क्योंकि ऊष्मा भाई धीरे धीरे ही तो गर्म होती है। अब ये चुंबक थोड़ी है एकदम से चुंबक बन गया। यह ओवरलोड दोष से क्या करेगा? सुरक्षा करता है, यानी तापमान नियंत्रक के रूप में ये उपयोग होता है। एक प्रकार का ये थर्मोस्टेट होता है। यह फेज तार के किस क्रम में लगा होगा? श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं OLC, ओवरलोड कॉइल। तो यहाँ पे ओवरलोड कॉइल, यह ओवरलोड दोष से क्या करता है? सुरक्षा करती है। इसमें मोटे तार कम लपेट, मोटे तार कम लपेट विद्युत रोधी तांबे तार की क्या होती है? कॉइल होती है, क्योंकि ये OLC है, ओवरलोड कॉइल। यहाँ पे हम कहेंगे कि 15.5% से अधिक धारा हो जाती है तो ये क्या करती है? चालू हो जाती है। यानी 100 है, 100 की बजाय कितना हो जाए? 115.5। तब ये क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। अतिरिक्त धारा प्रवाह होने पर ये प्रचालित हो जाती है। और इसका प्रचालन कार्य क्या होता है भैया? तेज होता है। NVC, वैसे तो इनको वहां पे जब हमारा वो आएगा मोटरों के स्टार्टर, वहां पे पढ़ेंगे तरीके से। तो NVC यानी नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल होती है तो ये भैया पतले तार की होती है, अधिक लपेट में होती है, जबकि OLC मोटे तार और कम लपेट में होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो लीवर या प्लंजर या हैंडल को जकड़ना होता है, और पतले तार अधिक लपेट की बनी होती है। ये एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबक होता है। ये आपके कोई काम की नहीं है। तात्कालिक रिले, प्रचालन कार्य बहुत तेज होता है। अल्प धारा रिले, तो रिले निर्धारित मान से कम होने पर प्रचालित होती है। अल्प वोल्टता रिले, तो अपने निर्धारित वोल्टेज से कम होने पर प्रचालित होती है। प्रेरण रिले, यह रिले प्रेरण मोटर या ऊर्जा मीटर के सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। और ये इसके क्या है? प्रतीक चिन्ह होते हैं। रिले के जो प्रतीक होते हैं, ये आपके सिंगल थ्रो होता है, ये डबल थ्रो, ये आपके सिंगल थ्रो, ये डबल थ्रो। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, सुरक्षा युक्ति।